बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल हल करने से पहले ये थ्योरी का एक टॉपिक है, ये हमें इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 2-3 क्वेश्चंस में यूज़ होता है। देखें क्या है जी। ये टॉपिक का नाम है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने पढ़ना है कि क्या होता है। रिग्रेशन इक्वेशन जब हम y ऑन x निकालते हैं तो ये क्या होती है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और x ऑन y जब निकालते हैं तो फिर x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये जो b है, चाहे y ऑन x में हो या x ऑन y में हो, इसी को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये वाला जो b है y ऑन x का है, तो इसे बी वाई एक्स और इस b को बी एक्स वाई, यही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों निकालते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज। रिग्रेशन कोफिशिएंट पैमाइश करता है कि तब्दीली की शरह क्या है, किस में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली की शरह क्या है फॉर अ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूनिट चेंज कर दें, यूनिट चेंज का मतलब है उसे बढ़ा दें या कम कर दें। ये वाली बात इस तरह से समझ आएगी। ये एक एग्जांपल देखें कि ये डाटा है, 2 वेरिएबल हैं इसमें। पहले कॉलम में आप देखें वाई किसको ज़ाहिर कर रहा है? यील्ड को। यील्ड का मतलब क्या होता है? पैदावार। किसी भी फसल की पैदावार फर्टिलाइज़र पे डिपेंड करती है। तो एक्स क्या है? फर्टिलाइज़र है। अगर 5 बैग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के, तो पैदावार होती है, फ़र्ज़ कर लें 75। और अगर बंदा सोचे कि 5 से मैं 6 बैग कर दूँ तो पैदावार क्या हो सकती है, तो ये क्वेश्चन मार्क। ये जो पैदावार पहले 5 बैग पे 75 थी, तो 6 बैग पे ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा? हम जस्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे उन्हीं पुराने फार्मूलों से। बी वाई एक्स का आंसर किसी भी सवाल में फ़र्ज़ कर लें 1.5 आता है। गौरतलब बात यह है कि ये प्लस का 1.5, तो प्लस 1.5 का मतलब है पैदावार पहले से बढ़ जाएगी। पहले थी 75, अब कितनी हो जाएगी? 75 से बढ़ जाएगी। अगर हम 5 की बजाय 6 बोरियां इस्तेमाल करें, कितनी बढ़ेगी? 1.5। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें बताता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगी। तो बी वाई एक्स कितना हो गया? 1.5। देन फॉर 6 बैग पैदावार हम निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पैदावार 75 थी 5 बैग पर। तो बी का आंसर हमारा 1.5 आने का मतलब है पैदावार पहले से 1.5 इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये बी होता नफ़ी का, यानी माइनस का 1.5 होता, तो फिर इसका मतलब है 75 में से 1.5 हम माइनस कर देते। तो अब ये प्लस का है, तो इसलिए 75 में प्लस कर दें 1.5, तो ये आंसर आ जाएगा 76.5। यानी अगर आप 6 बैग इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार कितनी हो जाती है या हो सकती है? अंदाज़ा 76.5। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन अगर पूछें इम्तिहान में कि डिफ़ाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट,
तो आप यही वाली तारीफ़ लिख दें। वैसे नोट्सों में भी तारीफ़ है, अगर वो आसान लगे तो वो लिख दें, नहीं तो ये ज़्यादा आसान है कि यहाँ से शुरू करना है आपने कि रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन कोफिशिएंट पैमाइश करता है या बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी तब्दीली हो गई है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 यूनिट चेंज कर दें। 1 यूनिट चेंज का मतलब है इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की ये वाली डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, तो ये आप लिख सकते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए अब हम देखें कि 2-3 सवाल हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो अब हम करते हैं। देखिए जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट है। देखिए इसमें 2 चीज़ों का डाटा दिया हुआ है। पहला कॉलम फर्टिलाइज़र का है, एक्स से ज़ाहिर कर रहा है, और दूसरा कॉलम प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन का मतलब भी पैदावार है, और वो जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी यील्ड लिखा था, यील्ड का मतलब भी पैदावार है। प्रोडक्शन या यील्ड एक ही चीज़ है। तो अब पूछता क्या है, पहला पार्ट पढ़ें कि एस्टीमेट द लीनियर रिग्रेशन म्यू वाई गिवन एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। इस तरह से अगर कोई मॉडल दे दे, तो पहले ही भी आपसे डिस्कस हुआ था कि अल्फ़ा बीटा अगर यूज़ करता है तो आपने इससे परेशान नहीं होना, आपने अल्फ़ा की जगह ए ही फाइंड आउट करना है और बीटा की जगह बी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने वाई ऑन एक्स लाइन निकालनी है, और लेफ़्ट साइड पे जो म्यू वाई गिवन एक्स है ये भी एक्चुअली वाई ही है। तो वाई ऑन एक्स लाइन आपने निकालनी है, और वो क्या होती है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक, एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है, आपने बी का फार्मूला वही जो पहला फार्मूला है वो लगाएंगे। बी वाई एक्स इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 कॉलम हैं एक्स और वाई का, 2 कॉलम मज़ीद बनाएंगे, एक्स इंटू वाई और एक्स स्क्वायर का, जैसे पहले सवाल किया करते थे। तो एक्स के कॉलम को आपने ऐड किया 1200, वाई के कॉलम को ऐड किया 320, और एक्स इंटू वाई के कॉलम को ऐड किया 103,000, और एक्स स्क्वायर के कॉलम को ऐड करेंगे तो 4, 6 और टेट्रा 0 यानी 4 टाइम्स 0 आता है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ बी के इस फार्मूले में पुट करें और इसे हल करें, तो आपके पास बी का आंसर आ जाता है 0.070। ये भी गौरतलब बात है कि बी का आंसर प्लस में है, तो प्लस में भी हो सकता था, हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता था। तो प्लस में होने का मतलब है पैदावार बढ़ेगी, और माइनस में होने का मतलब है पैदावार कम होगी। अच्छा, अब बाकी क्या रह गया, ए उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले करते थे। देखिएगा जी बेटा, ए के लिए फार्मूला वही समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कीजिएगा। ए का आंसर आ गया 59। एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स क्या बनी, वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की जगह 59 प्लस बी की जगह 0.070 और एक्स उसी तरह। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट करने के लिए स्टेटमेंट पे वापस आएँ और देखिए सेकंड पार्ट है क्या। जी गौर करें, सेकंड पार्ट में कहता है एस्टिमेट द यील्ड, यील्ड को एस्टिमेट करें। ऊपर कॉलम देखें ज़रा, यील्ड का मतलब प्रोडक्शन ही है, तो यील्ड को एस्टिमेट करने का मतलब है यील्ड क्या किस से डिनोट कर रहा है, दूसरे कॉलम में देखें वाई से डिनोट कर रहा है। प्रोडक्शन जिसे वो कह रहा है यही यील्ड है, प्रोडक्शन और यील्ड एक ही होती है। तो वाई हैट निकालना है जब नो फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। नो फर्टिलाइज़र का मतलब है फर्टिलाइज़र जो है वो ज़ीरो कर दें। फर्टिलाइज़र को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, एक्स के साथ, यानी एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें और वाई हैट निकालें। देखें किस तरह से,
जी, जो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, उसी में एक्स की जगह ज़ीरो कर दें, क्योंकि उसने कहा था फर्टिलाइज़र ज़ीरो रखें। नो फर्टिलाइज़र का मतलब है फर्टिलाइज़र ज़ीरो करनी है और फर्टिलाइज़र को एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट कर दें। तो हल कीजिएगा तो वाई हैट क्या आ गया 59, तो 59 आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट पे आने से पहले वापस स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट क्या है। जी बेटा देखिए, थर्ड पार्ट में कहते हैं एस्टिमेट द यील्ड, पैदावार एस्टिमेट करें व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़रा गौर से देखें। एस्टिमेट द यील्ड, यील्ड को किससे ज़ाहिर कर रहा है, वाई के साथ, यानी वाई हैट निकालना है। जब एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड, एवरेज अमाउंट किसकी, फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र को किससे ज़ाहिर कर रहा है, एक्स के साथ। तो एक्स की एवरेज क्या होगी, एक्स बार, यानी एक्स का मीन, अरिथमेटिक मीन। तो एक्स बार की वैल्यू पहले निकालें, जो एक्स की वैल्यू होगी एक्स बार की, वही एक्स की होगी। जो वैल्यू एक्स बार की होगी वही किसकी होगी, एक्स की होगी। देखें, एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे कैसे, समेशन एक्स ओवर एन, जस्ट मीन निकालना है, समेशन एक्स ओवर एन। जैसे ही एक्स बार हमारे पास आ जाए तो वही एक्स की जगह उस इक्वेशन में जो अभी एस्टिमेट की है पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, ये जी थर्ड पार्ट है। तो वाई हैट निकालना था जब एक्स क्या हो, एक्स बार के बराबर। तो एक्स बार क्या है, समीशन एक्स ओवर एन, एक्स के कॉलम को जस्ट हमने जमा किया, 1200 आ गया, ओवर एन यानी 4 पे तकसीम करें तो 300 आ गया। तो एक्स की जगह एक्स बार पुट करना है और एक्स बार है क्या, 300। इसी इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, वाई हैट इक्वल टू 59 प्लस 0.070 एक्स। इस इक्वेशन में एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एक्स बार की वैल्यू यानी 300, और ये पुट किया हुआ है। इसे हल करें तो वाई हैट की जगह, वाई हैट का जो आंसर है यानी 0.070 को पहले 300 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 59 प्लस कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई हैट का 80। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के लिए वापस स्टेटमेंट पे आएँ और स्टेटमेंट पढ़ें कि स्टेटमेंट क्या कहती है। जी बेटा, फोर्थ पार्ट में है कि एस्टिमेट हाउ मच यील्ड इज़ इंक्रीज्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड। इस फोर्थ पार्ट के लिए मैंने अभी आपको डिग्रेशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझाया था जब ये लेक्चर जो है स्टार्ट किया था। तो डिग्रेशन कोफिशिएंट हमें बताएगा कि अगर 1 किलोग्राम फर्टिलाइज़र बढ़ा दें तो पैदावार में कितना इजाफा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट हमने बी की वैल्यू जो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं वही लिख देनी है, यानी उतना इजाफा होगा। तो जस्ट बी की वैल्यू लिखनी है फोर्थ पार्ट में, क्योंकि बी रिग्रेशन कोफिशिएंट है, वो हमें बताता है कि तब्दीली की शरह कितनी हो रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 किलोग्राम या 1 यूनिट जो है वो बढ़ा दें, तो देखिएगा जी फोर्थ पार्ट में जस्ट आपने यील्ड इज़ इंक्रीज्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र अप्लाइड इक्वल टू, जस्ट बी की वैल्यू लिख देनी है और कुछ भी नहीं करना, बी वाई एक्स इक्वल टू 0.070। तो यील्ड इज़ इंक्रीज फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी कि अगर हम जब भी फर्टिलाइज़र का 1 किलोग्राम बढ़ाएंगे तो पैदावार में कितना इजाफा होगा, 0.070। तो बी वाई एक्स का आंसर कितना है, 0.070। तो ये हो गया जी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है जी, बी पार्ट। डिटरमिन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट whose height is 68 inches
एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है। एक्स क्या है? हाइट है और इंचज़ में है। वाई क्या है? वेट है और पाउंड्स में है। पूछता क्या है? फाइंड आल्सो द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट। यानी जस्ट हमने वाई ऑन एक्स लाइन निकालनी है पहले और फिर वाई की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना है। इस तरह का पहला एक सवाल हमने लेक्चर नंबर 1 में भी किया था। तो सेम उसी तरह से है, लेकिन फिर भी देख लें एक नज़र कि इसे हल कैसे करना है। तो देखिएगा। हाँ जी बेटा, पहले तो उसी तरह एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है वही दोबारा लिखेंगे। नए कॉलम 2 बनेंगे, एक्स इंटू वाई का और एक्स स्क्वायर का। एक्स के कॉलम को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, 670 आ गया। और वाई के कॉलम को ऐड करेंगे 1550। एक्स इंटू वाई के कॉलम को ऐड करेंगे 104468। और एक्स स्क्वायर के कॉलम को जब हम ऐड करेंगे 45056। वाई ऑन एक्स लाइन, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी का फार्मूला लिखा। बी के फार्मूले में यही ऊपर वाली वैल्यू सारी पुट कर दें और इसे हल करें। देखें जैसे पहले हल किया करते थे बिल्कुल उसी तरीके से। तो एंड पे बी वाई एक्स का आंसर लिखा हुआ है 372। बाकी रह गया ए, तो ए भी उसी तरह से निकालेंगे। देखें जी बेटा, ए के लिए फार्मूला समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। ए का आंसर -94.24 आ गया। तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन क्या बनी? वो जो लाइन थी वाई ऑन एक्स, जिसे हम कहते हैं कि वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसी इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू जो अभी निकाली हैं वो पुट कर देंगे। तो वाई हैट आ जाएगा -94.24। ये ए की जगह पे प्लस बी की जगह पे 3.72 और एक्स वैसे का वैसे। अब आ जाएं जी बी पार्ट पर। बी पार्ट पढ़ने से पहले स्टेटमेंट पे वापस आएँ कि स्टेटमेंट में क्या है जी। ये बी पार्ट में है कि फाइंड आल्सो द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट। फ़िलहाल हम इतना सवाल करते हैं, फिर बाद में पढ़ते हैं कि आगे क्या कहते हैं। तो क्या करना है जी कि एस्टिमेट करनी है वैल्यूज़, यानी वाई हैट निकालना है फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट। एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई हैट की वैल्यू निकालना है। किस तरह से? देखें जी बेटा, सबसे आसान तरीका यही है कि बी पार्ट के लिए दोबारा कॉलम बना लें, दोबारा टेबल बना लें। एक्स और वाई का वही कॉलम जो पहले दिया हुआ था वही दोबारा लिख लें। और ये तीसरा कॉलम आप देख रहे हैं, ये गौर तलब है। यही इक्वेशन जो ऊपर निकाली थी वाई हैट इक्वल टू -94.24 प्लस 3.72 एक्स, इस इक्वेशन को यहाँ लिखा तीसरे कॉलम में। इस इक्वेशन में x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते जाएं। मसलन x की पहली वैल्यू है 72, ये उठा के इस इक्वेशन में रखें। यानी कि 3.72 मल्टीप्लाई x की जगह क्या है 72, तो 3.72 मल्टीप्लाई 72, फिर जो आंसर आएगा उसमें माइनस कर दें 94.24, तो ये हमारे पास 173.6 आ जाएगा, 173.6। नेक्स्ट फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 66 इसी इक्वेशन में, तो यानी कि 66 मल्टीप्लाई 3.72 और -94.24, तो ये 151.28 आ जाएगा। इस तरह और भी वैल्यू सारी की सारी निकालेंगे। और इस कॉलम को देखें आप, ये बना हुआ है, इस कॉलम को भी आपने ऐड कर लेना है। इसका जो सम है या इसको जो ऐड किया वो क्या आया 1550। गौरतलब बात यह है कि वाई हैट का जो कॉलम था जो अभी हमने बनाया है, इसका सम जो है वो 1550 है। और वाई का जो कॉलम ऑलरेडी दिया हुआ है उसका जो सम है वो कितना है, वो भी 1550 है। तो ये दोनों कॉलम के सम जो हैं वो हर हाल में बराबर आने चाहिए।
अगर ये बराबर आ जाएं तो समझ लें आपका सवाल यहाँ तक दुरुस्त है। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट क्या कहता है। स्टेटमेंट पे वापस आते हैं जी बेटा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। शो दैट सम ऑफ द observed values is equal to the sum of the estimated values is equal to the sum of the observed values। तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको शो की दिखाई कि y का जो कॉलम है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो समेशन y 1550 आता है, और y हैट को जब ऐड करते हैं वो भी 1550 आता है। तो यही उसने कहा था कि शो करें कि दोनों कॉलम को सम करने से एक जैसी वैल्यू आती है। तो ये हम कर चुके। उसके बाद देखिएगा फाइंड द डेविएशन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे एरर कहते हैं, एरर या रेजिडुअल। तो तीन नाम इस्तेमाल होते हैं, डेविएशंस, एरर या रेजिडुअल। तो कैसे निकालते हैं? ई निकालते हैं इसमें, y माइनस वाई हैट के बराबर है। y की हर वैल्यू में से y हैट को माइनस करते जाएं, तो फिर ऐड करें। शो दैट दीज डेविएशन ऐड टू ज़ीरो, और उस कॉलम को ऐड करने से ज़ीरो अगर आ जाए तो सारा सवाल फिर यहाँ तक दुरुस्त है। देखिएगा लास्ट स्टेप जी बेटा। ये वही बी पार्ट के लिए जो हमने टेबल दोबारा बनाया था वही टेबल है। एक्स वाई का कॉलम, फिर वाई हैट का कॉलम, ये तीन कॉलम हमारे बन चुके हैं। अब ये जो फोर्थ कॉलम है ई का जो कॉलम है वो किसके बराबर है? y माइनस वाई हैट के। ये अब हमने बनाना है। y की हर वैल्यू में से y हैट को माइनस करना है। देखें y की पहली वैल्यू है 178 और y हैट की पहली वैल्यू क्या है? 173.6। तो इनको आपस में माइनस करना है, y पहले रखना है, यानी कि 178 माइनस 173.6। दोबारा सुने, 178 माइनस 173.6, तो ये आंसर आएगा 4.4। नेक्स्ट 141 माइनस 151.28, तो आंसर माइनस में आया, माइनस का 10.28। तो ये कॉलम जब बन जाए, इस कॉलम को बेटा आपने जमा करना है, ऐड करना है, तो ये ज़ीरो आना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोगों का एग्जैक्ट ज़ीरो आता है, बाज़ लोगों को तकरीबन ज़ीरो आएगा। तकरीबन ज़ीरो का मतलब है 0.01 आ जाए, 0.001 आ जाए, तब भी ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, एग्जैक्ट ज़ीरो ना आए लेकिन ज़ीरो के करीब करीब आ जाए। एग्जैक्ट ज़ीरो आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़ीरो के करीब करीब भी वैल्यू आ जाए तो वो 100% सवाल सही होता है। बाकी ये जो दो कॉलम बने हुए हैं एंड पर, ई स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का, ये एक्स्ट्रा बने हुए हैं, ये आपने अब नहीं बनाने, ये इस सवाल में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ई स्क्वायर का कॉलम और वाई स्क्वायर का कॉलम जो है आपने इसको नहीं बनाना। आपका सवाल बेटा यहीं पे ख़त्म हो गया। जब ई का कॉलम बना, ई के कॉलम को हमने ऐड कर दिया, समेशन ई ज़ीरो आ गया, बस सवाल यहीं ख़त्म हो गया। यही हमने साबित करना था। और आगे आपने ये दो कॉलम, लास्ट दो कॉलम, सेकंड लास्ट और लास्ट वाला ई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ये आपने नहीं बनाना। ठीक है, बस इसे फ़िलहाल यहीं तक करें। नेक्स्ट फिर इससे अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, इसी को रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करने से ही आपको आएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।